एक भाई ने प्रश्न पूछा है, क्या सिद्धार्थ का रात में भागना उचित था? क्या पत्नी और छोटे बच्चों को छोड़कर भागना कहाँ से न्याय है? तो नाम तो लिखा नहीं है, तो मैं पहले बता दूं कि आगे से जो भी भाई प्रश्न करना चाहते हैं तो नाम ज़रूर लिख कर भेजें। तो उनका प्रश्न का उत्तर है जो भी मैं बता रहा हूँ कि सिद्धार्थ रात को घर से नहीं भागे थे और ना ही बिना बताए भागे थे। कुछ कवियों ने, कुछ लेखकों ने ये बात ज़रूर लिखी है कि सिद्धार्थ रात घर छोड़कर भाग गए थे। उनका बच्चा, उनकी पत्नी, उनके परिवार वाले सो रहे थे और एक घटना बहुत आम चर्चा में है और सदियों से बताई जाती है कि उन्होंने एक बूढ़ा देखा, बीमार देखा और एक शव यात्रा देखी, उससे वो द्रवित हो गए और वो घर छोड़ दिए। हाँ, देखा था, बूढ़ा भी देखा था, बीमार भी देखा था और शव यात्रा भी देखी थी। उनसे उनका दिल भी बहुत ही द्रवित हुआ था और इससे वो बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि सिद्धार्थ बचपन से ही अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकाव था उनका। ये बात यशोधरा को, उनकी जो पत्नी थी, बहुत ठीक से पता थी। तो सिद्धार्थ घर से नहीं भागे थे, बल्कि घर परिवार से चर्चा करके और अनुमति लेकर के ही गए थे। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है बुद्ध और उनका धम्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी पुस्तक है बुद्धा इज धम्मा का हिंदी अनुवाद बसंत कौशला ने किया है, उसमें भी इसका मिलता है। तो उसमें हुआ क्या था कि कपिलवस्तु जो राज था, कपिलवस्तु राज के पड़ोस में कोयली समुदाय के लोग भी रहते थे। कोलीय समुदाय एक था, एक साके समुदाय था। तो उनके कोलीय जो समुदाय के और साक के समुदाय के बीच में जो सीमा थी वो रोहिणी नदी थी। तो उस रोहिणी नदी का पानी को लेने के कारण वो कभी कभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो एक बार हुआ क्या कि कोलियों ने पहले पानी काट लिया, साक्यों ने विवाद छेड़ दिया, मारपीट हो गया। खेतों की सिंचाई का माध्यम तब जल ही था और वहाँ तो उस समय की जो इकोनॉमी थी, जो आर्थिक मामला था, वो सब खेती पर और पशुओं पर निर्भर करता था। तो या तो खेती करके ही इकोनॉमी चलाते थे या फिर पशुपालन का उनका मुख्य व्यवसाय था। तो रोहिणी नदी का पानी कोलियों ने काटा, कोलियों ने साक्यों से विवाद हुआ, मारपीट हुआ। ये बात साक्य संघ में आई। अच्छा, उस समय मामला ये था कि साक्य संघ के कुछ नियम कानून थे। तो उसमें क्या था, जो 20 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था उसको साक्य संघ में शामिल होना होता था। फिर साक्य संघ के नियम कानून थे, उन नियम कानून को पालन करना होता था। तो उस समय सिद्धार्थ साक्य संघ में 8 वर्ष बीत चुके थे उनको, क्योंकि 20 वर्ष की आयु उनकी पूरी होकर के और साक्य संघ में शामिल होकर के उनको 8 वर्ष बीत चुके थे, जिस समय रोहिणी नदी के पानी को लेकर कोलीय समुदाय के लोग और साक्य समुदाय के लोग आपस में विवाद से भिड़े थे। उस समय जब कोलियों ने साक्यों के लोगों पर हमला कर दिया, चोटें आ गई, जख्मी हो गए वो, फिर वो साक्य संघ में एक प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव ये लाया गया कि कोलियों ने ज़बरदस्ती और पानी रोहिणी नदी का अपनी तरफ काट लिया है, जबकि नंबर हमारा था और साक्यों को पानी लेना था इस बार। तो उसमें एक प्रस्ताव ये रखा गया कि
अब कोलियों को युद्ध करके उनको हराया जाए और उनको परास्त किया जाए, तभी मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, बहुत हो चुका। कई वर्ष गुजर गए थे, युद्ध हुआ नहीं था। तो जाहिर सी बात है, नौजवान साख संग में थे, सबके बाजुओं में और शरीर में खून खोलने लगा कि हाँ, अब कोलियों को दंड दिया जाए, इनको परास्त किया जाए युद्ध करके, अन्यथा ये ऐसे नहीं मानेंगे। उस समय सिद्धार्थ भी 20 वर्ष की आयु पूरी करके और 8 वर्ष उनको बीत भी चुके थे, शाक्य संघ के मेंबर थे, सदस्य थे। प्रस्ताव आया युद्ध का, प्रस्ताव मांगे गए सदस्यों से कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो रखिए। सिद्धार्थ ने सुझाव रखा कि युद्ध किसी चीज़ का अंतिम विकल्प नहीं है। युद्ध से जान माल हानि का नुकसान होता है, और कोलीय हमारे कोई गैर नहीं, वो भी अपने ही हैं, रिश्तेदार हैं आपस में। कि कोलीय साख के आपस में रिश्तेदार ही थे, समुदाय अलग था लेकिन रिश्ता आपस में मेलजोल रहता था इनका। तो अगर हम युद्ध करेंगे तो जान से भी मारे जाएंगे, लोग घायल भी होंगे। तो युद्ध किसी चीज़ का कोई अंतिम विकल्प नहीं होता, ना इसका अंतिम कोई परिणाम होता है। जीतने वाले को हराने वाला मिल जाता है, हत्या करने वाले को हत्या करने वाला मिल जाता है। इसी तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले को उसको पीछे करने वाला मिल ही जाता है। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि देखिए, कोई गड़बड़ी जरूर हुई है, इसकी गहनता से जांच शाक्य संघ कराए। तो सेनापति तुरंत तत्काल उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि नंबर हमारा था, बारी हमारी थी पानी लेने की, कोलियों ने ले लिया। तो कोलियों ने हमारे सैनिकों को, हमारे लोगों को हमला कर दिया और लोगों पर, और उनको जख्मी कर दिया। बस हमारे लोग आक्रामक ज़्यादा हो गए थे। तो सिद्धार्थ ने कहा कि दोषी हम भी कम नहीं हैं, दोष उनका भी है क्योंकि उपाय नहीं पहले काटे, लेकिन दोषी हम भी कम नहीं हैं क्योंकि हमारे लोगों ने आक्रामकता ज़्यादा दिखाई और आपस में विवाद हो गया। फिर वो बात आगे बढ़ती गई, प्रस्ताव पे प्रस्ताव चलते गए। फिर सिद्धार्थ ने एक प्रस्ताव रखा कि युद्ध ना करके कोलियों से कहा जाए कि वो अपने 2 आदमी चुन लें, और हम शाक्य संघ 2 आदमी चुन लें। वो 4 आदमी मिलकर के किसी एक आदमी को चुन लें, और वो 5 मिल करके कोई इस समस्या का समाधान के अंतिम लक्ष्य तक पहुँचें, इसका निपटारा करें। तो अब उसमें शाक्य संघ में प्रस्ताव रखा गया, उसमें बहुमत सिद्ध करना हुआ। तो सिद्धार्थ का बहुमत तो पास नहीं हुआ, क्योंकि सब युद्ध के पक्ष में खड़े हुए। अब या तो सिद्धार्थ के पास 3 ऑप्शन थे, या युद्ध करें कोलियों से जाकर के शाक्य संघ में की सेना के साथ, या फिर देश निकाला हो उनका, या फिर पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता था। तो उन्होंने 2 प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि दोषी हम हैं, युद्ध हमने नहीं किया, युद्ध हमने नहीं प्रस्ताव को माना, तो परिवार को सामाजिक बहिष्कार क्यों हो। तो हम अब देश निकाला ही हमारे लिए ठीक रहेगा। अब उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया और शाक्य संघ में अपना सभागार में बैठ करके बताने लगे सबको। फिर सेनापति ने कहा, उस समय कौशल जनपद बड़ा था, तो कौशल के अधीन लगभग प्रभाव कपिलवस्तु के और कोलियों के पर ज़्यादा था, क्योंकि वो बड़ा राज्य था। तो सेनापति ने कहा, अगर सिद्धार्थ को देश निकाला हम कर देंगे, तो कौशल राज हम पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा सकते हैं, हम पर शाक्य संघ पर हमला भी कर सकते हैं। तो अगर सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम एक दूसरा और एक उपचार आपको बताते हैं कि हम परिव्राजक हो जाते हैं, और परिव्राजक होने के बाद कौशल नरेश को या कौशल राज को ये पता नहीं लगेगा कि हमारा देश निकाला इसलिए किया गया क्योंकि हम कोलियों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कौशल राज को ये पता था कि कोलियों से शाक्यों से विवाद छिड़ गया और युद्ध की स्थिति आ खड़ी है।
अगर तत्काल में ये होता कि सिद्धार्थ को इसे देश निकाला किया गया, उधर कोलियों से युद्ध शुरू हो गया, तो कौशल राज कुछ ना कुछ एक्शन जरूर ले सकते थे शाक्य संघ के ऊपर। तो इसका भी एक उपचार किया उन्होंने कि हम परिव्राजक बन करके और देश से बाहर चले जाएंगे। इस प्रस्ताव पर शाक्य संघ तो सहमत हो गया, लेकिन घर परिवार उनका सहमत नहीं हो रहा था। उनकी माता, उनके पिता शुद्धोधन, उनकी पत्नी यशोधरा तक तो पहले खबर पहुंच चुकी थी कि संघ में क्या हुआ है, सभागार में क्या हुआ है। घर पहुँचे, माता पिता से चर्चा करने लगे। तो अब पुत्र होता है, माता पिता कितने बड़े राजघराने क्यों ना हो, कितने भी गरीब क्यों ना हो, अगर अकेला पुत्र जंगल जा रहा है तो फिर माता पिता किस काम के, उनको यही तो लगेगा कि हम फिर किस काम के। तो उन्होंने चलने के लिए साथ इच्छा जाहिर की कि हम भी साथ चलते हैं। तो उन्होंने समझाया कि राहुल छोटा है, नंद भी अभी छोटा है, और इन सब की आप लोगों की ज़रूरत है, और मैं परिव्राजक होने का वचन दे चुका हूँ शाक्य संघ को, और मुझे परिव्राजक होना पड़ेगा। माता पिता को समझाया, फिर अपनी पत्नी यशोधरा के पास गए। उन्होंने फिर कमरे में गए, उनके खड़े हुए। उनको लगा कि यशोधरा बात सुन करके हो सकता है कि दुखी हो, विचलित हो, लेकिन यशोधरा चूँकि सिद्धार्थ को बचपन से जानती थी, शुरुआत से ही जानती थी उनको, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बल्कि यशोधरा उनको जाने के लिए और प्रोत्साहित करने लगे कि ठीक है जाइए, और हम राहुल का, उन सबका, माता पिता का ख्याल रखेंगे, और आप परिव्राजक होकर जाइए तो फिर मानव कल्याण के लिए कोई रास्ता भी निकालिए। क्योंकि सिद्धार्थ आध्यात्मिक है, ये बात यशोधरा को भी पता थी। सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए और बड़े खुश हुए कि ऐसी शायद ही पत्नी किसी को मिले कि पति एक परिव्राजक होने जा रहा है। इसी तरुण अवस्था में 29 साल की उम्र, लगभग 28 पूरे कर चुके थे, 29 में चल रहे थे, 29 साल की उम्र में वो घर त्याग रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि उसी कपिलवस्तु में एक भारद्वाज नाम के एक ऋषि थे, उनका भी आश्रम था, गुरु थे। तो उन्होंने कहा उनसे हम परिव्राज्य ले लेंगे और फिर अगले ही दिन देश को छोड़ देंगे। अब वो पहुँचे भारद्वाज के आश्रम को, परिव्राज्य लिए। पूरा शाक्य संघ साथ था उनके। ये बात सबको पता थी कि सिद्धार्थ परिव्राज्य लेकर के देश छोड़ रहे हैं। अब और उनके माता पिता भी साथ थे, परिव्राज्य तक उनके माता पिता साथ रहे। उनकी पत्नी को पता था, उनके माता पिता को पता था, बराबर आज्ञा लेकर के ही वो, जब वो देश छोड़ने लगे, देश से बाहर जाने लगे, तब उनके पीछे बहुत भारी संख्या में लोग कपिलवस्तु के पीछे पीछे आने लगे। तो उन्हें मुड़ कर देखा और मना किया कि आप लोग जाइए, और कोलियों और शाक्यों के बीच सुलह कराने में हम असफल हुए हैं, इसलिए हम देश निकाला जैसे दंड से हम के भोगी हैं, और हमें देश छोड़कर जाना ही है। और आप लोग कोलियों और शाक्यों के बीच का जब मामला सुलझा लीजिएगा, तब ही जीत मानी जाएगी, सच्ची जीत हुई है। और वो देश कपिलवस्तु छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि सिद्धार्थ रात को बिना बताए चुपके से घर छोड़कर भागकर चले गए। तो ये बात यहाँ पर एकदम क्लियर हो गई कि पूरा, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो पुस्तक बहुत सोच समझ करके, बहुत शोध करके लिखी है। उसमें कोई भी पारलौकिक चीज़ ज़्यादा नहीं डाला है उसमें, लेकिन है क्या कि एक अध्यात्म की एक चरम अवस्था होती है। तो चरम अवस्था पर जो व्यक्ति पहुंचता है, तो उस व्यक्ति की चीज़ को, उस व्यक्ति की बात को, उस व्यक्ति के ज्ञान को एक सामान्य आदमी नहीं समझ सकता है। तो बाबा साहब ने तो बहुत शोध करके लिखा और बेसिक लिखा, कम से कम इतना समझ जाएं तो अध्यात्म की वो आगे की पड़ाव पर वो जा सकते हैं। इसी के लिए सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु शब्द मंगलम।